Preview. आदाब अर्ज़ है। महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, नौजवानों का जोश, गरीबी, सरकारी सेक्टर का निजीकरण, इन सब बातों पर हावी हमारा मजहबी जुनून। हम किस रास्ते पर जा रहे हैं? क्या यही हमारे आज़ादी दिलाने वालों का ख्वाब था? नहीं। तो क्या हमारा ये मजहबी जुनून दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में एक धब्बा तो नहीं है? ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान है जनाब शेषराव चौहान साहब, जिन्होंने कई किताबें लिखी, कई किताबों के ऑथर है और एक पॉलिटिकल थिंकर जाने जाते हैं सारी दुनिया में। सर, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, जिस तरह के जो हालात है, निजीकरण की तरफ जा रहा है, रिजर्वेशन पर एक लटकती हुई तलवार है, हमारे नौजवान जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, एक आम आदमी की ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। हम कहाँ जा रहे हैं सर? देखिए, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अगर कहना है तो हम वी आर लीडिंग नोवेयर एंड वी आर लीडिंग टूवर्ड्स अनार्की। जो हालात हो रहे हैं और जिस तरह हालात को डेवलप किया जा रहा है, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हम इस दो दिशा में जा रहे हैं। अभी सबसे बड़ा जो इंस्ट्रूमेंट बोलकर यूज़ किया जा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, वो है रिलीजियस सेंटिमेंट्स को बढ़ावा देना। अब जैसे आपने पढ़ा होगा, देखा है कि जो हरिद्वार में धर्म संसद हुई है, ये धर्म संसद जो है उसके पीछे मकसद क्या है, अल्टीरियर मोटिव जिसको क्या कहें, अल्टीरियर मोटिव्स के हिसाब से जो है इस धर्म संसद को देखा जाना चाहिए। और ये सीधा साधा मूव नहीं, इट इज़ ए कैलकुलेटेड मूव to raise the feelings of the majority community against the minority communities। और उसमें एक वो महाराज ने तो बहुत ही ओपनली कहा कि जेनोसाइड करना चाहिए। जेनोसाइड मतलब बिल्कुल मुस्लिम्स का जो है कत्लेआम करना चाहिए। व्हाट इज इट? वी आर इन ए डेमोक्रेसी। Today democracy is in the form of name. Practically democracy है ही नहीं है। तब ये हालात को देखते हुए मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इस मुल्क की जो चल रहा है उससे खुश नहीं है, बल्कि नाराज़ है रिवोल्ट करने के मुंह में। लेकिन ये मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है, ये मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन पैसिव है। और यहाँ पैसिव और एक्टिव का फार्मूला काम कर रहा है। मेजॉरिटी इज़ पैसिव, माइनॉरिटी यानी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल दे आर इन माइनॉरिटी, बट देयर न्यूसेंस वैल्यू always you see has been dominating the passive majority। और ये माइनॉरिटी पैसिव मेजॉरिटी की जो जंग चल रही, इसमें अल्टीमेटली मैंने जो भी लिखा है कि भाई अगर मेजॉरिटी को सपोर्ट अगर दिया नहीं गया, वो चाहते हैं कि जो चल रहा है गलत है, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं है,
उनको अगर सपोर्ट दिया गया, ख़ास तौर से यंगर जनरेशन को, तो माइनॉरिटी को कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये करने वाले जो लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बॉसेस हैं। आज की हालत में पॉलिटिकल पार्टीज़ के बॉसेस ये इतने सेल्फिश हो गए हैं कि इतने डिवाइड हो गए हैं। अपने फायदे के लिए मेजॉरिटी कम्युनिटी के नौजवानों को इस्तेमाल किया जा रहा है। यस यस, लेकिन ये जो नौजवान जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी इन नंबर जो है, तादाद में माइनॉरिटी है, कम है। मेजॉरिटी जो है नौजवानों की, वो जो चल रहा है वो खुश नहीं है, लेकिन पैसिव है। पैसिव इसलिए है कि उनको सपोर्ट नहीं है। और जैसा हमारे गली इधर उधर भी होता है कि भाई अगर एक गुंडा और शरीर रहा तो अच्छे नौजवान, अच्छे लोग जो उसको, अरे भाई कहाँ नंगे से डरते हो, कतराते हैं। ये हालत है। सर, डेमोक्रेसी में जो गांधी, नेहरू, पटेल, आज़ाद, डॉक्टर अंबेडकर, इन्होंने जिस तरह के ख्वाब देखे थे और जिस तरह का उन्होंने समाज की कल्पना की थी, वहाँ पर आज हम बहुत पीछे या कहीं भटक गए, ज़ीरो पर आ गए। हम ज़ीरो पर आ गए हैं। गांधी ने का जो भारत था, उनके सपनों का भारत कहाँ है? नेहरू ने जो मॉडर्न इंडिया बनाने के लिए कोशिश की, वो मॉडर्न इंडिया कहाँ जा रहा है? नेहरू का सबसे बड़ा वेदर पीपल लाइक और नॉट, एग्री और नॉट प्रेजेंट गवर्नमेंट, लेकिन नेहरू का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस देश को जो है वो डेमोक्रेसी को उसने कायम रखा। डेमोक्रेसी के रूट जो है इतने गहरे कर दिए हैं उन्होंने कि डेमोक्रेसी को अप्रूव करना जो है बहुत मुश्किल है। आपको शायद मालूम होगा कि तीसरी बार नेहरू को जब कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाने का प्रपोज़ल था तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, 1937 की बात है ये, और वो आर्टिकल मॉडर्न रिव्यू उस ज़माने में निकलता था, उसमें छपा था। एनोनिमस नाम से लिखा था उन्होंने, लेकिन उसमें उन्होंने ये लिया था, जिस्ट उसकी एक आपको बोलता हूँ, उसमें ये लिखा था उन्होंने कि भाई आप मुझे नेहरू को तीसरी बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, लेकिन नेहरू के इनहेरेंट क्वालिटीज़ क्या है वो आपने जाने हैं क्या? नेहरू के इनहेरेंट क्वालिटीज़ जो है वो डिक्टेटरशिप के हैं, ये लिखा था उन्होंने। और अगर इसी तरह आप लोगों ने उनको जो सराहा, इनकरेज किया और सर पर चढ़ाया, तो हो सकता है ये पावर जो है उनके दिमाग में जाएगी और वो इस देश का डिक्टेटर बनेंगे। इस लाइन में उन्होंने काफ़ी बड़ा आर्टिकल लिखा था। वो आर्टिकल मैंने अभी इस किताब में रिप्रोड्यूस किया है। अब जो जिस आदमी के ये, इसके बावजूद वो तीसरी बार चुने गए, जिस आदमी के इनहेरेंट ट्रेट्स इस तरह थे, उस आदमी ने डेमोक्रेसी को यहाँ मजबूत किया। और उस वक्त ये कहा उन्होंने कि भाई इस देश को जो है डेमोक्रेसी ही बचा सकती है। अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में दो मत है। कुछ लोग चाहते हैं कि अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं होना चाहिए, कि हमारे जो लोग जो है इलिटरेट है और वो इसका इस्तेमाल ठीक ढंग से कर नहीं पाएंगे। लेकिन मेरा ये है, आई हैव फेथ इन द पीपल ऑफ इंडिया कि भाई ये कभी ऐसा नहीं होगा और डेमोक्रेटिकली वो बराबर इसको जो है स्ट्रेंगन करते रहेंगे। सर, गांधी जी का कहीं मैंने ऐसा पढ़ा था कि गांधी जी भी चाहते थे कि डेमोक्रेसी नहीं होना, जहाँ पे हमारा जो पारंपरिक तरीका था, पंचायत वगैरह इस तरह का सिस्टम रहना चाहिए। ये कहाँ तक सही है? नहीं, डेमोक्रेसी गांधी जी डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे, ऐसा नहीं। गांधी जी जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो सेटअप
लोअर लेवल से, डाउन से मजबूत करना चाहते थे। इट शुड बी ए विलेज गवर्नमेंट, इट शुड बी ए पंचायत गवर्नमेंट, और यहाँ से आपको इसको मजबूत करते जाइए। तो बेस अगर आपने मजबूत किया तो नेचुरल दूसरे जो ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, ये मजबूत होते हैं। ये चाहते थे गांधी जी। डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी ज़रूर चाहते थे, लेकिन इस तरह की डेमोक्रेसी डेवलप करना चाहते थे। मौजूदा जो हुकूमत है हमारी, हमारे जो पंत प्रधान हैं, वो हमारी डेमोक्रेसी का या हमारी जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन का किस तरह फ़ायदा हासिल कर रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स चलाने के लिए? हाँ, तो होता है ना भाई, इट इज़ ऑल हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी के कंसेप्ट पर से सब चला रहे हैं। ये हिपोक्रेसी का कंसेप्ट ये है कि आप बोलिए एक, कीजिए उसके विरुद्ध। कॉन्स्टिट्यूशन का सराहना कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ही है और यही रहना चाहिए, ये हो रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन पर कितना अमल हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कितनी बातें हो रही है? समझे? तो ये गांधी को फिर से मारने की कोशिश की जा रही है, कई कई जगह पर ऐसा हुआ है। तो हिपोक्रेसी है। अब अगर आप इधर गांधी की तारीफ कर रहे हैं, गांधी को इस तरह कह रहे हैं, और उधर नथुराम गोडसे को जो है उसके मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, उसको हीरो बनाने की बात कर रहे हैं। अब ये तो पैराडॉक्स है ना, समझे? गांधी जी का ख्याल था कि इस तरह की जो डेमोक्रेसी जो अभी हमारे पास है, यहाँ इस डेमोक्रेसी को समझने के लिए हमारी कम्युनिटी को या हमारी सोसाइटी को या हमारी आवाम को लिटरेट होना ज़रूरी है। वो इनलिटरेट है, बल्कि ये डेमोक्रेसी चलेंगी नहीं। लेकिन फिर भी 70 साल तक कुछ चली, तो आज गांधी जी का वो ख्याल सच साबित हो रहा है। हाँ, फर्क इतना ही है कि गांधी जी ने ज़रूर कहा था कि अडल्ट फ्रेंचाइज जो है सरेआम मत कीजिए, उसको कुछ क्वालिफिकेशंस रखिए। लेकिन नेहरू का, जैसे मैंने अभी कहा कि नेहरू अडल्ट फ्रेंचाइज करना चाहना, कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं। हमारे अवाम जो है इतने समझदार है कि उसका इस्तेमाल ठीक ढंग से करेंगे करके। लेकिन गांधी का भी मासेस पर जो है पूरा भरोसा था। गांधी की आज़ादी की लड़ाई जो है वो मासेस के ताकत पर ही हुई। हालांकि एक स्टेज ऐसी आई थी वो वहाँ कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस और जो है 1885 में कायम हुई। गांधी जी 1915 में भारत आने तक कांग्रेस जो है क्लासेस के हाथ में थी। व्यापारी है, वेल टू डू है, ज़मींदार है, इनके हाथ में थी। लेकिन गांधी के आने के बाद इन्होंने कांग्रेस का कन्वर्शन जो है वो मास बेस में किया। तो मासेस को तो मासेस को साथ लेकर ही चलना चाहते थे वो, समझे? सर, एक सवाल और है। जो डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं या सोशल लोग हैं, सोशल थिंकिंग रखते हैं, उनका कहना यह है कि हमारी डीएनए में डेमोक्रेसी है। चाहे इस तरह की नफरतें जो फैलाई जा रही है, इस तरह की जो बातें की जा रही है, ये ज़्यादा दिन तक चलेंगी नहीं। कहाँ तक सही है? सही है ना, बिल्कुल सही है। डीएनए में तो है ही है। हमारे पुराने ज़माने से जो है डेमोक्रेटिक कंसेप्ट इस देश में रहा है, समझे नहीं? लेकिन उसका परिवर्तन होते होते आज ये हालत पर आ गई है। लेकिन अब इसको यहाँ फिर मैं वही आपको रिपीट करके कहता हूँ कि आप मासेस को, लोगों को किस दिशा में लेकर जाते हैं, इस पर बहुत निर्भर है। और जो दिशा को ले जाने वाला है उसको तय करना चाहिए कि उसको किस दिशा में जो है देश को ले जाना है। अगर आप ये समझ रहे कि देश को जो है हम बोलना एक है हिपोक्रेसी के, देश को हम आरएसएस की फ़िलासफ़ी पर ही ले जाना चाहते हैं और उस तरह के अंडरग्राउंड जो है अल्टीरियर मोटिव्स को सामने रखते हुए अपना प्रोग्राम बनाते हैं, और लोग अगर उसमें आते हैं, यहाँ जो मैं कहा कि दिशा कौन देता है, इस पर बहुत निर्भर। दिशा वही देंगे ना सर जो पावर में है। दिशा वही देगा, वो पावर में है। अब दिशा पावर में अब तक जो थे उसमें अच्छे आई बुराई ये दोनों आ गई।
लेकिन दिशा देने का काम जो है नहीं हुआ। अच्छा। नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि अब स्पेसिफिकली एक कांग्रेस का उदाहरण लीजिए। स्पेसिफिकली कांग्रेस का उदाहरण लें तो कांग्रेस ये समझकर चल रही थी कि कांग्रेस ही ऐसी ताकत है कि जो देश को जो है वो ले जाएगी, और उस इसमें वो काम करते रहे। आज जो हो रहा है, अगर वो फोर्स ही करते, पेशन गोई करते, समझिए, तो इसको रोक सकते थे। जहाँ दिशा देने की बात नहीं कर कि भाई ये जो है मुल्क को जो है ये डेंजर आने वाला है, और इस डेंजर से मुल्क को रोकने के लिए ये लाइन ऑफ एक्शन भी साइमल्टेनियसली करनी चाहिए। वो अगर की जाती तो नहीं होता ना। अब आज की गवर्नमेंट ये है, बीजेपी ये है कि लोग क्या कहते और क्या नहीं कहते इसका विचार नहीं करते, वो सोचते नहीं। उनकी एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के हिसाब से पॉलिसी बना रहे हैं और वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कामयाब भी हो रहे हैं। हाँ, कामयाब हो रहे हैं ना। अरे कामयाब हो रहे हैं, तो कामयाब हो रहे हैं, तो कामयाब होने की वजह ये है, मेरे हिसाब से मैंने जो स्टडी किया है, कामयाब होने की वजह ये है कि आज जो है हर पॉलिटिकल पार्टी अपोज टू मोदी डज नॉट वांट मोदी। चाहे ममता बनर्जी लीजिए, शरद पवार लीजिए, राहुल गांधी लीजिए, लेकिन ये तीनों पार्टी जो है एक है, अलग अलग कर रहे हैं। आज मैं कहता हूँ कि आज अगर ओवरऑल पिक्चर आप पॉलिटिकल देश का देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 3 ही कंटेंडर्स है। नंबर 1 है शरद पवार, नंबर 2 उभर रही है ममता बनर्जी, और नंबर 3 जो है राहुल गांधी। अब ये तीनों अपने अपने ढंग से जो है, तीनों प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, अपने अपने ढंग से कैसा प्राइम मिनिस्टर बन सकते, ये कैंपेन, इनर कैंपेन चल रहा है। ममता बनर्जी ने शरद पवार के मकान में मीटिंग की, 2 घंटे मीटिंग होने तक शरद पवार के कान को खबर नहीं लगने दी कि वो बाहर क्या कहने वाली है। हाँ 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 सब होगा। बाहर आई और प्रेस स्टेटमेंट दिया कि हमको मोदी की मुखालिफत करना है, लेकिन हम जो फ्रंट बनाएंगे वो कांग्रेस छोड़कर बनना चाहिए। ये स्टेटमेंट आया था। सर, ये बिखरी हुई अपोजिशन ही बीजेपी की ताकत है, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, दैट इज द स्ट्रेंथ। वो तो है ना। अरे भाई देखो, ऐसा है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में जो डिवाइड एंड रूल परफेक्टली करता है वो कामयाब होता है, और डिवाइड एंड रूल करने वाला जो है, एक आपको मिसाल देता हूँ मैं कि आज की अपोजिशन पार्टीज़ कैसी है। अपोजिशन पार्टी जैसे जैसे 24 का इलेक्शन आएगा, दे विल स्टार्ट फंक्शनिंग लाइक क्रैप सुनते हैं ना, वो खेकड़े का काम करेंगे। और वो खेकड़े की खासियत ये है, एक दूसरे के पैर के, तो ये खेकड़े का काम करने वाले हैं सब। और नेचुरली ये खेकड़े का काम करने का फ़ायदा किसको होगा? बीजेपी होगा, वो चाहे या ना चाहे वो होगा। अब यहाँ नेशनल स्पिरिट आती है, यहाँ नेशन फर्स्ट और आई फर्स्ट ये आता है। अगर इन लोगों ने नेशन फर्स्ट की भावना रखें कि भाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हमारी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट तय करती है, इलेक्टेड मेंबर तय करते हैं, तो जो भी जिसको भी वो इलेक्टेड मेंबर चुनेंगे वो प्राइम मिनिस्टर। आज होना क्यों? लेकिन आज तो चीफ मिनिस्टर बोलिए या प्राइम मिनिस्टर पहले ही डिक्लेयर किए जा रहे हैं, मोदी शैल बी प्राइम मिनिस्टर, चन्नी शैल बी चीफ मिनिस्टर, और कौन वो है ये चीफ ये ना नहीं किए तो बोलते हैं कि बस चेहरा नहीं है, अपोजिशन वाले बोलते। सर ऐसा नहीं है। नहीं बताए कैसे टीका करते कि इनके पास चेहरा नहीं इसलिए उन्होंने शोर नहीं कर रहे। हाँ,
ऐसा होता है सर। मोदी एज ए पर्सन, आपने उन पर एक किताब लिखी, स्वयं सेवक से प्रधान सेवक तक। उस किताब का मकसद क्या है, उसमें क्या कंटेंट है? ये उस किताब का मेरा मकसद ये है कि भाई एक स्टेज अब आज ऐसी आई है 75 साल आज़ादी होने के बाद कि आपको देश को चुनना है। देश से मेरा मतलब आम जनता, इनको चुनना है या आपकी आइडियोलॉजी के हिसाब से देश को जो है ले जाना है। और आज जो आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी जो है, इसका बेस जो है वो हमारे पुराने जो वेद, उपनिषद, मनुस्मृति ये है, वो बेस है। अगर इसमें अगर कामयाब हो गए तो ये देश जो है आज से 2000 साल पहले जिन लोगों के चुंगल में था उनमें जाएगा। और वो होने के बाद फिर मासेस कहाँ होंगे, पीपल कहाँ होंगे? पीपल लोगों की कोई ये नहीं। राइट इज माइट, उस हिसाब से करिए। और फिर ये सब जनता जो है भोले भाभी होने के कारण जो है इनको जो जैसा हकेगा वैसा हकते रहेंगे, जैसा हकते रहे हैं। तो ये डर मुझे है, और ये डर जो है ख़त्म किया जा सकता है अगर अपोजिशन पार्टीज देश को सामने रखते हैं और आज सेल्फ की बात नहीं करते, तो ये बदलाव हो सकता है। क्योंकि आम जनता जो है आज जो कुछ भी हो रहा है उससे खुश नहीं है। लेकिन रिवोल्ट करने के लिए जो ताकत चाहिए वो ताकत उनमें नहीं, वो देने की ज़रूरत है। अगर नहीं हुआ, अच्छा अब हमारे पास एक उदाहरण मैंने दिया है उस पर कि डेमोक्रेसी के रूट्स हमारे पास इतने मजबूत भी हैं कि लोग समझ रहे हैं वन साइडेड, लोगों को किसको डिफीट करना, हराना, ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जो चल रहा है उससे खुश नहीं है। इसका क्लासिक उदाहरण मैंने दिया इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी के जब एक्सेसेस बढ़ गए इमरजेंसी के, तो लोगों ने उसको उखाड़ कर फेंक दिया। लेकिन जब जनता गवर्नमेंट को चुना उन्होंने, और जनता गवर्नमेंट जो है 27 महीने, टू बी प्रिसाइज 27 महीने से ज़्यादा चल नहीं सकी। इसलिए चल नहीं सके कि उनके आपस में जो है हो गए। जब जनता ने देखा कि अरे हमने तो इनको दिया मौका लेकिन ये तो नहीं कर सके, इंदिरा गांधी फिर थम्पिंग मेजॉरिटी से आई। तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं दिमाग में यही बात है सर कि इस देश को सही ढंग से चला सकती है तो सिर्फ कांग्रेस है। अभी भी उनको ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में मौजूद है। बदलना पड़ेगा, रास्ते पर आना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। देखो उनको आज के हालात को देखते हुए, आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि आज देश के प्रॉब्लम्स क्या है। सबसे बड़े प्रॉब्लम जो है, एक तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट का है, गरीबी का है, महंगाई का है। ये प्रॉब्लम्स को अगर ठीक ढंग से एक प्रोग्राम बनाकर हम वही इम्प्लीमेंट करेंगे तो हवा बदल सकती है। लेकिन आज देश किसी के सामने नहीं है। यहाँ का सब सेल्फ है, सबको अपनी अपनी पार्टी की पड़ी, अपनी पार्टी भी नहीं। ये देश जैसा आज अमित शाह और मोदी देश चला रहे, अपोजिशन में इन तीनों के सिवा कौन सा चौथा नाम है बताइए मुझे। अब ये अपोजिशन यूनाइटेड के बजाय डिसयूनाइटेड होते जा रहा है। मैं कहा सर, तो फिर आखिरी सवाल ये है कि जैसे मैंने पहले भी कहा, पहले सवाल ये है, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या जो हमारी छवि थी आज़ादी के बाद, जो दुनिया हमको जिस नज़र से देखती थी, एक परफेक्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, कम से कम इस तरह से हमारा एक इमेज था, तो क्या हम फिर उस इमेज तक पहुंच सकेंगे? क्योंकि बहुत डैमेज हुआ इन पिछले दिनों में। पहुंचना मुश्किल नहीं है,
दुनिया में जो एक भारत की जो है एक छवि बनी है एक डेमोक्रेसी कंट्री, और डेमोक्रेसी यही जिंदा रही है, कायम रही है। 1947 के आसपास जितने देश दुनिया में आज़ाद हुए उनमें से बहुत से देशों में जो है या तो डिक्टेटरशिप आई या ऑटोक्रेसी आई या गवर्नमेंट बदलती रही। तो फिर यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं आएंगे ऐसे क्यों कह सकते हैं हम, क्योंकि ये भी तो हम भी तो डेमोक्रेटिक हैं का। हाँ, तब उसका कारण अभी बताया ना मैंने। कारण ये है कि भाई पौधा ये है, ये पौधे को लगाने के बाद आप जिस तरह का उसको पानी और खाद डालेंगे उस तरह वो बढ़ेगा और उस तरह उसकी जड़ें भी मजबूत होते रहेगी। तो अब ये जो पहले 17 साल में काम हुआ नेहरू के ज़माने में, वन एग्रीज और नॉट, वो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, ये काम नेहरू ने किया। तो अब ये जड़ें जो है उखाड़ कर फेंकना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर डिक्टेटर आ ही गया और कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया, तो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए क्या चाहिए? हाँ साहब, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। बीजेपी के अगर 2/3 मेजॉरिटी आ गई, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया, भले जो कुछ कह रहे हो बदल दिया, उसको बदलने के लिए फिर 2/3 की मेजॉरिटी आना पड़ेगी। क्या पॉसिबिलिटी है कि अगले 5 साल 10 साल में आएगी या नहीं आएगी? लेकिन एक बार चेंज हो गया हो गया। और फिर जिस तरह इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन पैसे वाली कायम करना है जी, वैसे कायम करते रहे तो क्या। अब मैंने एक चैप्टर मेरी इस किताब में ये कहा है कि मोदी इफेक्ट ऑन इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड अवार्ड्स। इंस्टीट्यूशन उन्होंने आते ही उसके हेड्स कैसे बदल दिया, ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील कैसे किए, यहाँ तक कि अवार्ड्स में भी किस तरह के चेंजेस किए अपने। हमारा जुडिशल सिस्टम जो है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित लगता है आपको इनकी आइडियोलॉजी से? आज नहीं है, फॉर्चुनेटली अब तक जुडिशरी जो है दैट इज़ द ओनली रे ऑफ होप। ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट अभी भी है, लेकिन कह नहीं सकते। अगर कमिटेड जजेस अपॉइंट करना शुरू हो गए तो फिर क्या करूँगा, ब्यूरोक्रेसी जैसे हालत होगी। लेकिन बाय एंड लार्ज आज जुडिशरी इज द रे ऑफ होप। सर, हमारे दर्शकों को, हमारे नौजवान दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे आज के वक्त में? आज को मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जो है आप हालात को समझो, जो हो रहा है उसको देखो, आपको कोई सपोर्ट करता है या नहीं करता ये मत सोचो। आपको जो लगता है कि भाई ये गलत है और इसको ये सल्यूशन है, इसके लिए ये करना चाहिए, तो आप अपनी हद तक कीजिए। अगर ये भी प्रोसेस अगर बढ़ता गया, मल्टीप्लाई होते रहा, तो चेंज हो सकता है। नौजवानों से जिस तरह सर ने अपील किया कि आप खुद सोचो, जो गलत है उसे गलत कहो, जो सच है उसे सच कहो। बेरोजगारी ने जो हमारे नौजवान को बहका रखा है, या हमारा नौजवान बेरोजगारी की वजह से भटक रहा है, परेशान है, उनको कहीं ना कहीं रुक कर सोचना पड़ेगा कि हमें हमारे मुल्क के हालात बदलने के लिए कुछ न कुछ रास्ते तलाश करने पड़ेंगे। नफ़रतों से दुनिया नहीं चलती, दुनिया मोहब्बतों से चलती है। और सियासी लोगों ने जब से दुनिया बनी तब से सबसे ज़्यादा जो खून बहाया है वो मज़हब के नाम पे ही बहाया गया है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि नफ़रतों को कम कीजिए, मोहब्बत से, इत्मीनान से आप सोचिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ हमारा रास्ता है, कहाँ हमारी मंजिल है। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ जी आपको बोलना चाहूँगा, एक रेफरेंस आपने दिया है इसलिए हम लोग जो, जिसमें आप भी शामिल हैं, हम लोग जो आर्टिकल 51 के अंतर्गत जो एक प्लेटफॉर्म बनाए हैं,
यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इसको आज बहुत स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अगर हम फैलाएं तो ये जो प्रोसेस मैं कह रहा हूँ, ये प्रोसेस की गति जो बढ़ सकती है। आपको इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, खासतौर से सभी नौजवानों। सर ने कहा तो सर की बात पे ज़रा गौर कीजिए। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ।